नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका हिंदी साहित्य की दुनिया में। बच्चों, हम पढ़ रहे थे क्षितिज भाग 1 में संकलित पाठ नाना साहब की पुत्री देवी मैना को भस्म कर दिया गया और जिसकी लेखिका हैं चपला देवी। बच्चों, यहाँ तक कल हम पढ़ चुके थे कि जिसमें देवी मैना बार बार सेनापति हे से अनुरोध करती है कि उसके मकान को नष्ट होने से बचा लिया जाए। संभवतः सेनापति ऐसा करता भी, क्योंकि उसके मन में तो देखो मैना के प्रति दया भाव थे, अपनी बेटी के समान वे उसको मानते थे। लेकिन तभी क्या होता है, आइए आगे चलते हैं। इसी समय प्रधान सेनापति जनरल आउटरम भी वहां आ पहुंचे और उन्होंने बिगड़कर सेनापति हे से कहा, नाना का महल अभी तक तोप से क्यों नहीं उड़ाया गया। यानी वो क्रोध में आए वहां और हे से पूछा कि आपने क्यों नहीं अब तक नाना का महल तोप से उड़ा दिया गया, जबकि ऐसा आदेश दिया गया था। सेनापति हे ने विनयपूर्वक कहा, मैं इसी फिक्र में हूँ, किंतु आपसे एक निवेदन है, क्या किसी तरह नाना का महल बच सकता है। यानी सेनापति हे ने भी उनसे प्रार्थना की मैना के महल को बचाने की। आउटरम बोले, गवर्नर जनरल की आज्ञा के बिना यह संभव नहीं। नाना साहब पर अंग्रेज़ों का बहुत क्रोध है। नाना के वंश या महल पर दया दिखाना असंभव है। फिर सेनापति ने कहा, तो लॉर्ड कैनिंग जो गवर्नर जनरल थे उसको इस विषय में एक तार देना चाहिए। मतलब अपनी ओर से वो जितनी कोशिश कर सकते हैं उन्हें कर लेनी चाहिए। आउटरम बोले, आखिर आप ऐसा क्यों चाहते हैं। हम यह महल विध्वंस किए बिना और नाना की लड़की को गिरफ्तार किए बिना नहीं छोड़ सकते। आउटरम ने क्या कहा कि आप क्यों चाहते हैं, आपकी इनमें रुचि क्यों है, और जबकि हमें तो आदेश मिला हुआ है कि न तो हम नाना के महल को छोड़ सकते हैं और ना ही उनकी लड़की को, उसको भी गिरफ्तार करेंगे और महल को भी नष्ट करेंगे। सेनापति हे मन में दुखी होकर वहाँ से चला गया। इसके बाद जनरल आउटरम ने नाना का महल फिर घेर लिया। महल के फाटक तोड़कर अंग्रेज सिपाही भीतर घुस गए और मैना को खोजने लगे, किंतु आश्चर्य है कि सारे महल का कोना कोना खोज डाला पर मैना का पता नहीं लगा। देखिए, एक एक कोना घर का खोज दिया, ढूंढने लगे सभी सिपाही कि कहाँ है वह बच्ची, लेकिन पूरे महल में वह दिखाई नहीं दी। उन्होंने पूरे फाटक तोड़कर सब अंदर घुस गए थे उसको नष्ट करने के लिए महल को, लेकिन बालिका कहीं दिखाई नहीं दी। फिर क्या होता है, उसी दिन संध्या समय लॉर्ड कैनिंग का एक तार आया जिसका आशय इस प्रकार था। लॉर्ड कैनिंग ने एक तार भेजा और जिसका मतलब यह निकला कि लंदन के मंत्रिमंडल का यह मत है कि नाना का स्मृति चिन्ह तक मिटा दिया जाए, कि नाना की निशानी तक बिल्कुल ख़त्म कर दी जाए। इसलिए वहाँ को आज्ञा के बिना कुछ नहीं हो सकता कि अब हम कुछ नहीं कर सकते। मतलब ये कि हमें ये महल जलाना पड़ेगा और उस कन्या को गिरफ्तार करना ही पड़ेगा। उसी क्षण क्रूर जनरल आउटरम की आज्ञा से नाना साहब के सुविशाल राज मंदिर पर तोप के गोले बरसने लगे। घंटे भर में वह महल मिट्टी में मिला दिया गया। बहुत जल्द ही घंटे भर में बच्चों क्या हुआ, उस महल को जलाकर राख कर दिया गया, क्योंकि उसको वह किसी प्रकार भी बचा नहीं सकते थे। उस समय लंदन के सुप्रसिद्ध टाइम पत्र में 6 सितंबर को एक लेख में लिखा गया। एक लेख छपा टाइम्स पत्र में। उन दिनों वह बहुत लोकप्रिय और प्रसिद्ध पत्र था, जिसमें एक लेख छपा और उस लेख में लिखा गया कि बड़े दुख का विषय है कि भारत सरकार आज तक उस दुर्दांत नाना साहब को नहीं पकड़ सकी जिसका अंत बुरी तरह से होना चाहिए था। मतलब ये कि ऐसे नाना साहब को हम पकड़ने में असफल रहे हैं, जिस पर समस्त अंग्रेज जाति का भीषण क्रोध है। ये पूरी अंग्रेज जाति उन पर क्रोधित थी, क्योंकि उन्होंने बहुत से अंग्रेज़ों की हत्याएं कर दी थी। जब तक हम लोगों के शरीर में रक्त रहेगा, तब तक कानपुर में अंग्रेज़ों के हत्याकांड का बदला लेना हम लोग नहीं भूलेंगे। उस दिन पार्लियामेंट्री हाउस ऑफ लॉर्ड्स सभा में सर थॉमस हे की एक रिपोर्टर पर बड़ी हंसी हुई, जिसमें सर हे ने नाना की कन्या पर दया दिखाने की बात लिखी थी। देखिए, उस रिपोर्ट पर
सभी लोगों ने हंसी उड़ाई पार्लियामेंट में कि जिसमें हे ने उस नाना साहब की पुत्री के महल को और उस पुत्री को बचाने का अनुरोध किया था। उसे सहानुभूति तो किसी को हुई नहीं, बल्कि हंसी का पात्र वे और हो गए। तो उसमें क्या लिखा था, हे के लिए निश्चय ही कलंक की बात है कि जिस नाना ने अंग्रेज नर नारियों का संहार किया, उसकी कन्या के लिए क्षमा, अपना सारा जीवन युद्ध में बिताकर अंत में वृद्धावस्था में सर थॉमस हे एक मामूली महाराष्ट्र बालिका के सौंदर्य पर मोहित होकर अपना कर्तव्य भूल गए। तो वो तो अपनी बेटी के समान जिस कन्या को मानते थे, ऐसे उस महान व्यक्तित्व ही कहा जाएगा कि जिसके विषय में इस प्रकार से गलत अवधारणा बना ली गई और जिसको फैला दिया गया। हमारे मत से नाना के पुत्र, कन्या तथा अन्य कोई भी संबंधी जहाँ मिले मार डाला जाए। तो जिसमें लिखा कि जो भी चाहे नाना साहब का कोई संबंधी, रिश्तेदार कोई भी मिले, उनकी निशानी बचनी ही नहीं चाहिए, उन्हें मार डाला जाए। नाना की जिस कन्या से हे का प्रेमालाप हुआ, उसको उन्हीं के सामने फांसी पर लटका देना चाहिए। देखो बच्चों, कितना गलत हे के विषय में लिखा गया। कहाँ वह छोटी सी कन्या जो उन्हें पिता समान मानती थी और वह भी अपनी बेटी के समान उनको मानते थे, जिनकी बेटी मेरी मर चुकी थी। तो इसका उन्हें बहुत दुख हुआ, जिसके लिए उन्होंने लिखा उन्हीं के सामने उन्हें फांसी पर लटका दिया जाए। सन 57 के सितंबर मास में अर्धरात्रि के समय चांदनी रात में एक बालिका स्वच्छ उज्ज्वल वस्त्र पहने हुए नाना साहब के भग्नावशिष्ट प्रासाद के ढेर पर बैठकर रो रही थी। भग्नावशिष्ट जो नष्ट होने के बाद अवशेष टुकड़े बच गए थे, ऐसे उस खंडर हो चुके लगभग जो प्रसाद था, ये महल था नाना साहब का, उसके ढेर पर विनष्ट हुए ढेर पर बैठकर रो रही थी। और पास ही जनरल आउटरम की सेना भी ठहरी थी। कुछ सैनिक रात्रि के समय रोने की आवाज़ सुनकर वहां आ गए। बालिका केवल रो रही थी, सैनिकों के प्रश्न का कोई उत्तर नहीं देती थी। जब वह रो रही थी तो वहाँ जो सैनिक आवाज़ सुनकर आ गए थे, उससे तरह तरह से प्रश्न पूछने लगे कि आप क्यों रो रही हो, लेकिन उसने किसी की बात का कोई भी जवाब नहीं दिया, केवल रोती रही। इसके बाद कराल रूपधारी जनरल आउटरम भी वहाँ पहुँच गया। कराल रूपधारी क्यों कहा? क्योंकि वो बहुत ही कठोर थे, दया रहित थे। उनके मन में जरा भी उस कन्या के प्रति दया नहीं उपजी और उन्होंने बहुत ही बेरहमी से उनके पैतृक निशानी को नष्ट कर दिया। वह उसे तुरंत पहचान कर बोला, ओह, यह नाना की लड़की मैना है। पर वह बालिका किसी और न देखती थी। उस लड़की को तो बच्चों किसी से कोई मतलब नहीं था। उसके पिता की जो निशानी नष्ट हो चुकी थी, वह तो उसी के दुख में डूबी हुई रो रही थी और न अपने चारों ओर सैनिकों को देखकर जरा भी डरी। न तो वो डरी उन सैनिकों से जो हथियारबंद थे और वहाँ खड़े हुए थे और कठोरता से उससे पेश आ रहे थे, लेकिन वह ना किसी से डरी और न ही उसने किसी की ओर देखा और न किसी की बात का कोई उत्तर ही दिया। मैं ना उसके मुंह की ओर देखकर आर्त स्वर में बोली, मुझे कुछ समय दीजिए जिससे आज मैं यहाँ जी भरकर रो लूँ। जब अंग्रेज सरकार की आज्ञा से उनको वो गिरफ्तार करने लगे, उनको गिरफ्तार करने के लिए आए सैनिक, उन्होंने कहा, तो उसने कहा मुझे थोड़ा सा समय दीजिए। आर्त स्वर में, बहुत ही दुखी और भीगे हुए स्वर में उसने कहा, मुझे थोड़ा सा समय दें जिससे मैं जी भर के रो लूँ, यानी अपने मन के दुख को बाहर निकाल सकूँ। पर पाषाण हृदय वाले जनरल ने उसकी अंतिम इच्छा भी पूरी नहीं होने दी। उसी समय मैना के हाथ में हथकड़ी पड़ी और वह कानपुर के किले में लाकर कैद कर दी गई। उस समय महाराष्ट्रीय इतिहासवेत्ता महादेव चिटनावीस के बाखर पत्र में छपा था। देखिए, उस समय महाराष्ट्रीय इतिहासवेत्ता महादेव चिटनावीस का जो बाखर पत्र छपता था, बाखर के नाम से, उसमें यह खबर छपी गई कि कल कानपुर के किले में एक भीषण हत्याकांड हो गया। नाना साहब की एकमात्र कन्या मैना धधकती हुई आग में जलाकर भस्म कर दी गई। भीषण अग्नि में शांत और सरल उस मूर्ति अनुपमा बालिका को जलती देख
सब ने उसे देवी समझकर प्रणाम किया। तो इस प्रकार से बच्चों, यह थी बालिका मैना की कहानी, जो बहुत ही बहादुर बालिका थी, वीरांगना थी, निडर थी, साहसी थी। तो ऐसी उस कन्या को वह सचमुच श्रद्धा की पात्रा है, आदर की पात्रा है। तो उसकी जो ये विशेषताएं हैं, निसंदेह हमें आपको सबको अपनानी चाहिए। स्वाभिमानी थी वह। तो यहाँ तक आपका पाठ जो है वह पूरा हो चुका। तो आइए चलते हैं अभ्यास कार्य की ओर, यानी प्रश्नोत्तर पर चर्चा कर लेते हैं। बालिका मैना ने, पहला प्रश्न है, बालिका मैना ने सेनापति हे को कौन कौन से तर्क देकर महल की रक्षा के लिए प्रेरित किया। तो बालिका ने ऐसे कौन से तर्क दिए। देखो बच्चों, बहुत सारे तर्क दिए थे कि एक तो यही था कि अंग्रेज़ों के दोषी नाना साहब हैं, यह जड़ मकान नहीं, इसमें इसका कोई भी दोष नहीं है, और यह स्थान भी मैना को बहुत प्रिय है। वह उनकी पुत्री मैना की सहेली है। वह उनकी पुत्री यानी मेरी की सहेली है, सॉरी, मेरी नाम था उसका। और यह भी बताया कि उसकी एक चिट्ठी आज भी उसके पास रखी हुई है। तो इस प्रकार उसने अपने महल को बचाने के लिए, पिता की निशानी को बचाने के लिए अनेक तर्क दिए। तो आपने बहुत समझकर विवेकपूर्वक इस उत्तर को लिखना है। दूसरा है, मैना जड़ पदार्थ मकान को बचाना चाहती थी, पर अंग्रेज़ उसको नष्ट करना चाहते थे। मैना तो क्या था, चाहती थी कि उसका जड़ पदार्थ है, उसका जो पिता की निशानी है, जिसको बहुत अधिक प्रेम करती थी, वह बच जाए, लेकिन अंग्रेज़ सरकार उसको नष्ट करने पर तुली हुई थी। ऐसा क्यों? क्योंकि वह पहले तो इसका उत्तर लिखेंगे आप कि मैना उस मकान को क्यों बचाना चाहती थी। पहला कारण कि वह उसे बहुत प्रिय था। दूसरा, वह उसकी पैतृक धरोहर थी, यानी पिता की निशानी थी। और बच्चों, अंग्रेज़ क्यों नष्ट करना चाहते थे? अंग्रेज़ इसलिए नष्ट करना चाहते थे क्योंकि नाना साहब उनके दोषी थे। नाना साहब एक क्रांतिकारी थे। नाना जी जैसे और क्रांतिकारी भी वहाँ पर छिपे हो सकते थे। उन्हें संदेह था कहीं ऐसा ना हो उनके इस महल में और भी विद्रोही और भी क्रांतिकारी न छिपे हों, इसीलिए वो उस महल को पूर्णतः नष्ट कर देना चाहते थे। और नाना साहब ने अंग्रेज़ी सरकार की बहुत उनको हानि पहुंचा रखी थी, यानी बहुत से अंग्रेज़ नर नारियों की हत्या की हुई थी। तो इसलिए अंग्रेज़ उन पर बहुत अधिक क्रोधित थे। अगले प्रश्न पर आते हैं। सर टॉमस हे के मैना पर दया भाव के क्या कारण थे? सर टॉमस हे को क्यों दया आई? क्योंकि सबसे पहले तो उन्हें देखकर बहुत मासूम बच्ची लगी, छोटी उम्र की थी, अल्पायु थी। और दूसरा, उनकी पुत्री मेरी की सहेली थी। जब उसने परिचय दिया और बताया तो वो पहचान गए उसको, और वे भी उसको अपनी बेटी की तरह ही प्यार करते थे। तो इस प्रकार सर टॉमस हे को उनके ऊपर बहुत अधिक दया आई, दया भाव उनके प्रति जागृत हो गया। अगला प्रश्न है, मैना की अंतिम इच्छा थी कि वह उस प्रासाद के ढेर पर बैठकर जी भरकर रोले, लेकिन पाषाण हृदय वाले जनरल ने किस भय से उसकी इच्छा पूरी नहीं होने दी? क्यों उनकी इच्छा पूरी नहीं होने दी? देखिए, इसलिए नहीं होने दी क्योंकि नाना साहब अंग्रेजी सरकार के दोषी थे। सबसे बड़ा कारण तो यही था। और उनके घर के किसी भी सदस्य अथवा परिचित को छोड़ना खतरनाक साबित हो सकता था, इसलिए अंग्रेज़ों को ऐसा भय था। इसीलिए वे उनकी कोई भी निशानी, चाहे जड़ पदार्थ मकान ही क्यों ना हो अथवा कोई सगा संबंधी, वे किसी को भी छोड़ना नहीं चाहते थे। इसके बाद है प्रश्न संख्या 5। बालिका मैना के चरित्र की कौन सी विशेषताएं आप अपनाना चाहेंगे और क्यों? देखो, बालिका मैना के चरित्र तो बहुत ही सचरित्रवान बालिका थी, और निसंदेह उसका चरित्र के जो गुण हैं, चारित्रिक विशेषताएं हैं, वो अपनाने योग्य हैं। तो पहला बिंदु क्या है कि मैना एक चतुर व स्वाभिमानी बालिका थी। पैतृक संपत्ति के प्रति उसमें प्रेम और सम्मान की भावना थी। इसके अतिरिक्त बच्चों, वह निडर भी थी, साहसी थी, देशभक्त थी, यानी आत्म बलिदान की उसमें भावना थी, और भावुक थी
तभी तो महल के जल जाने पर उसका मन दुखी हो उठता है और वह जी भरकर रोती है। अब इसी का दूसरा भाग कि आप ये विशेषताएं क्यों अपनाना चाहेंगे। तो बच्चों, हम ये विशेषताएं इसलिए अपनाना चाहेंगे क्योंकि ये सब विशेषताएं एक मनुष्य को साधारण से विशेष बनाती हैं, औरों से अलग बनाती हैं, और ऐसा व्यक्ति जीवन में आने वाली हर चुनौती का डटकर सामना कर सकता है। अतः हमें देवी मैना के इन गुणों को अपनाकर अपने देश व परिवार का नाम रोशन करना चाहिए। तो आप लिख सकते हैं, देवी मैना के इन गुणों को अपनाकर हम अपने देश और घर परिवार का नाम रोशन करेंगे और निसंदेह उनके इन गुणों को अपनाएंगे। इसके बाद है अगली प्रश्न संख्या 6। टाइम्स पत्र ने 6 सितंबर को लिखा था, बड़े दुख का विषय है कि भारत सरकार आज तक उस दुर्दांत नाना साहब को नहीं पकड़ सकी। इस वाक्य में भारत सरकार से क्या आशय है। भारत सरकार उस समय कौन सी होगी जिसका राज था, और राज किसका था बच्चों, अंग्रेजी सरकार का। तो आप ये लिखेंगे कि हम इससे आशय यह है उस समय की अंग्रेजी सरकार से, क्योंकि उस समय वहाँ पर अंग्रेजी सरकार का ही राज था, उन्हीं का शासन था। प्रश्न संख्या 7। स्वाधीनता आंदोलन को आगे बढ़ाने में इस प्रकार के लेखन की क्या भूमिका रही होगी। तो देखिए, लेख हमेशा लोगों में जागरूकता फैलाने के लिए लिखे जाते हैं, नवचेतना जगाने के लिए लिखे जाते हैं, और कहा भी गया है कि साहित्य समाज का दर्पण है, समाज को नवचेतना देते हैं लेख, अच्छे लेख। तो समाज के लोगों में बच्चों संदेश पहुंचाने में इस प्रकार के लेखों का निसंदेह बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रहा है, और लोगों के मन में अंग्रेजी सरकार के प्रति आक्रोश रहा होगा, यानी क्रोध तो होगा ही। अंग्रेजी सरकार जिन्होंने उनको इतने सालों गुलाम बनाए रखा, उन्हें मैना के बलिदान से देशभक्ति की प्रेरणा मिली होगी। यही कारण है कि इस प्रकार के लेख लिखे गए होंगे। अब है प्रश्न संख्या 8। कल्पना कीजिए कि मैना के बलिदान की यह खबर आपको रेडियो पर प्रस्तुत करनी है। इन सूचनाओं के आधार पर आप एक रेडियो समाचार तैयार करें और कक्षा में भावपूर्ण शैली में पढ़ें। तो आप तो की रीडिंग तो बच्चों बहुत अच्छी है, बिल्कुल बहुत अच्छा पढ़ते हैं आप। तो इस प्रकार के 2-3 समाचार आप लिख कर लाइए और कल कक्षा में आप सब पढ़ेंगे। और इस पाठ में रिपोर्टाज के प्रारंभिक रूप की झलक मिलती है, लेकिन आज अखबारों में अधिकांश खबरें रिपोर्टाज की शैली में लिखी जाती हैं। तो आप इसके लिए भी बहुत ही क्रियात्मक कार्य कर सकते हैं। जैसे कोई 2 खबरें किसी अखबार से काटिए और अपनी कॉपी में चिपकाइए और कक्षा में पढ़कर सुनाएं। तो आपको ये काम अवश्य करना है। दूसरा है, अपने आसपास की किसी घटना का वर्णन रिपोर्टाज शैली में कीजिए। रिपोर्टाज आपको मैं बता चुकी हूँ आरंभ में, तो जिस प्रकार जितना भी आप लिख सकते हैं आप लिखिए, और मैं अवश्य इसको चेक करूँगी। कल अवश्य आप क्लास के अंदर लेकर आएंगे। आप ऐसे बालक अथवा बालिका के बारे में एक अनुच्छेद लिखें जिसने कोई बहादुरी का कार्य किया हो। तो आप ऐसे किसी बालक बालिका के विषय में लिख सकते हैं, अपने किसी मित्र के विषय में लिख सकते हैं, किसी संबंधी के विषय में आप लिख सकते हैं जिसने बहुत बहादुरी का कार्य किया है। तो ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं, तो आप बच्चे और बच्चियां हैं, आप किसी के विषय में भी लिख सकते हैं। तो बच्चों, ये हमारा था अभ्यास कार्य। आज के लिए इतना ही, कल पुनः मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।